अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी हमें अलग अलग जगह रियल लाइफ में काम आएगा। अब ये सोचो कि हम कुछ भी नया करते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो हम डिज़ाइन इस बेसिस पे करते हैं कि उस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत होने वाली है। या कुछ भी हम लाइफ में करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जैसे अब अगर मान लो कि इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हो, तो हम ये पहले एनालाइज करते हैं कि पिछले कितने मैचेस में कितने मैच इंडिया जीते और कितने मैच जिम्बाब्वे ने जीते। तो जो हम ऐसे एनालाइज करते हैं पिछला डेटा, वो आता है हमारे पास थ्रू स्टैटिस्टिक्स। उसका एनालाइजेशन भी जो हम करते हैं दैट इज़ ऑल्सो थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये पावर देता है कि हम पिछले डेटा को देख के फर्दर फ्यूचर का कोर्स डिसाइड कर सकें, सोच पाएँ कि फ्यूचर में ऐसे एक्ट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये पावर देता है, याद रखना, कि जो आज तक हो चुका है लाइफ में, जो पिछला डेटा जा चुका है, जो हिस्ट्री में हो चुका है, उसको एनालाइज करके हम आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करें। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स एक रियल लाइफ में काम आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोचो कहीं वॉर हो, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो, तो वो स्टैटिस्टिक्स से एनालाइज करते हैं कि हमें पूरी तरह किस तरीके से अपनी पूरी टीम की प्लेसमेंट, पूरे जो सोल्जर्स हैं उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी चाहिए और क्या क्या स्टैटिस्टिकली क्या हुआ। हर चीज़, स्टॉक मार्केट पूरी तरह बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो इसलिए टॉपिक एक्चुअली इतना काम का है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम अभी केवल फर्स्ट लेवल पे लेनी शुरू कर रहे हैं। तो अब चलो, अभी इस क्लास में स्टैटिस्टिक्स को लेके कुछ बहुत बेसिक से नाम हैं, पहले उन नेम्स को देखना और समझना शुरू करते हैं। तो चलो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। सोचो दो अलग अलग क्लासेस हों, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आए, उन्होंने जज करना है कि कौन सा सेक्शन की परफॉर्मेंस बेटर है, सेक्शन ए की या सेक्शन बी की। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, हम उस क्लास के एवरेज मार्क्स निकालते हैं, सेक्शन ए के और एक सेक्शन बी के। हम हर बच्चे के इंडिविजुअल मार्क्स चेक नहीं करेंगे, सेक्शन ए के मार्क्स चेक करेंगे और सेक्शन बी के मार्क्स चेक करेंगे। तो हमने क्या करा, इन जनरल दोनों के एवरेज मार्क्स निकाले। तो ये नाम, अब जो हम एवरेज मार्क्स निकालने का प्रोसेस करते हैं, ये नाम हमने सुना हुआ है, ये नाम होता है मीन। मीन क्या होता है, सारे नंबर्स का सम कर लो अपॉन जितने टोटल लोग हैं। तो बिल्कुल बेसिक सेंस में हमने मीन का नाम करा होता है, दैट इज सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो मीन नाम है, इसी तरह के दो नाम और हैं। अब मीन क्या करता है, मीन एक्चुअली किसी डेटा की सेंट्रल वैल्यू की तरफ हमें लेके जाता है। मतलब एक गिवन डेटा की, जैसे इस केस में डेटा हैं उस क्लास के बच्चों के मार्क्स, तो उन डेटा की हमें सेंट्रल वैल्यू को अप्रोच करवाता है। तो सेंट्रल वैल्यू को अप्रोच कराने के प्रोसेस को अब हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। तो जो करने वाले हैं दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक गिवन डेटा की, जो भी डेटा होगा, जैसे इस केस में डेटा मार्क्स था, तो उस मार्क्स वाले डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी की, उसकी टेंडेंसी कैसे की है, उसको मेजर करने के लिए हमने तीन मेजर नाम समझने हैं। वो तीन मेन नेम्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो नाम है मीन, मीडियन और मोड। ये तीन नाम हमने डिस्कस करने हैं। मीन का सेंस एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने पहले समझा हुआ है, पर अब इसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग नए सिरे से पकड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग नाम है। जो प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हमें वो प्रॉपरली समझ में आ गया तो उसके बाद इसका कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है। तो जो अब से थोड़ी देर बाद समझने वाले हो, उसको बिल्कुल प्रॉपरली नोटिस करना कि एक्चुअली उसका एग्जीक्यूशन कैसे है। फिर हमें बुक्स में इसके बहुत सारे फॉर्मूले भी गिवन हैं, हमें कुछ याद नहीं करने पड़ेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। पर सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इन नेम्स को क्यों करने वाले हैं डिस्कस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्या करते हैं, ये तीनों ही एक्चुअली किसी गिवन डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। मीन अलग तरीके से मेजर करता है, मीडियन अलग तरीके से मेजर करता है, मोड अलग तरीके से मेजर करता है। तो फिर तीन नाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कि कई बार डेटा बहुत अलग तरह का होता है तो हमें लगता है कि मीडियन के थ्रू मेजर करना ज़्यादा समझदारी होगी। ऐसे ही कभी मोड का भी ज़्यादा इंटेलिजेंट रूट ऑब्जर्व होगा हमें, और ऐसे ही कभी मीन। पर अभी पहले ही काम की बात यह है कि हमें ये समझ में आ जाए कि इनको एक्चुअली मेजर कैसे करते हैं, कैसे निकालना है मीन, या कैसे निकालना है मीडियन, या कैसे निकालना है मोड। तो हमारा अब इस क्लास का पूरी तरह फोकस इन नेम्स के ऊपर है। तो चलो, सबसे पहले मीन नाम को हम लोग, जैसे हमने पहले भी करा, उसको थ्रू आ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलो अब इस मीन वाले क्वेश्चन को केवल ऑब्जर्व करो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड
बाय 30 स्टूडेंट्स, हमें 30 स्टूडेंट्स को गिवन है और उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें साथ साथ गिवन है। आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स ऑब्टेन करे, किसी बच्चे के एग्जाम में 10 मार्क्स आए, कितने बच्चों के आए? 1 स्टूडेंट के। 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट के, 36 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, एंड सो ऑन। 95 मार्क्स आए 1 स्टूडेंट के। ये वाला डेटा दे के हमें कहा गया कि इसका मीन निकाल दो। तो अब हमें क्लैरिटी है कि डेटा हमें क्या गिवन है, हमने उसका नाम रखा, जो डेटा है उसका नाम रखा x। इन जर्नल डेटा बन जाता है xi। xi का मतलब क्या हो गया, i उसका सब्सक्रिप्ट होगा, याद रखना है, ऐसे लिखना है xi। xi डिनोट करता है डेटा। अगर मान लो पहला डेटा होता तो वो x1 बन जाता, ऐसे x2 एंड सो ऑन। वो डेटा कितनी बार आया वो डिपेंड करेगा, जो मेन काम है वो क्या है, डेटा। वो डेटा कितनी बार आया, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। इस केस में फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस चीज़ का हम मीन निकाल रहे हैं, मार्क्स का, तो वो हमारा डेटा है। देखो ये रहा हमारा डेटा, वो कितनी बार आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। देखो ये 1 बार आ रहा है, 21 बार आ रहा है, एंड सो ऑन। तो हमें फॉर्मूला क्या पता होता है, सम ऑफ आइटम्स। सम ऑफ आइटम्स का मतलब क्या हुआ, सारे मार्क्स का सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमने पहले भी करा होता है। तो हमारे पास इस केस में हमने पता करना है कि 10 मार्क्स टोटल कितने बने। तो 10 मार्क्स एक बार आ रहे हैं तो 10 × 1, तो हमने fi × xi करा, दैट इज 10, 20 × 1 20, 36 × 3। देखो 36 3 बार आ रहा है, तो 36 × 3 करा, दैट इज 108। हमने सारा सम ऑफ आइटम्स निकाल लिया, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मार्क्स इंटू फ्रीक्वेंसी हमने करा, fi xi करा, दैट वॉज 1779। अब सारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो फ्रीक्वेंसी का सम करा, वो आ गया 30। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमने यूज़ करा कि जो मीन है दैट वुड बी समेशन ऑफ fi × xi होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन सिंबल का मतलब क्या है, सम करना। किसका सम करना, जो भी हमें अंदर बताया गया हो। तो हमें क्लियरिटी है कि हमें बेसिक फॉर्मूला समझ में आता है, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ आइटम्स का सेंस क्या बना, सारे इस केस में डेटा का सम। तो fi × xi ये बना सम कंप्लीट, जो कि न्यूमरेटर में आएगा। समेशन ऑफ fi जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व हैं, दैट इज 30, वो डिनोमिनेटर में आया। तो इस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज 30, तो हमारे पास जो मीन बना दैट इज 59.3। तो 59.3 ने क्या डिपिक्ट करा कि इन जर्नल जब कभी ऐसे स्टूडेंट्स हमारे सामने होंगे तो उस केस में जो बेसिकली इनको देख के हम लोग के मन में जो विजन आएगा वो ये कि इस क्लास की जो एवरेज परफॉर्मेंस है, इनके मार्क्स 59.3 है। किसी आउटसाइडर ने पूछा कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम उसको बता सकेंगे कि इस क्लास का जो मीन है दैट इज 59.3। तो जो एक्सटर्नल, इफ समबडी स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास, तो ही और शी वुड बी एबल टू इंटरप्रेट कि द परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्लास इज अराउंड 59.3 मार्क्स। किसी और क्लास की परफॉर्मेंस मान लो होती 64.7 होता उसका मीन, तो आउटसाइडर के माइंड में क्या जाता कि कौन सी क्लास बेटर है, बिल्कुल ठीक है, आउटसाइडर के माइंड में जाता कि वो वाली क्लास बेटर है। तो मीन के थ्रू एक बेसिक जजमेंट हो जाती है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट टास्क, पर एक बेसिक जजमेंट होनी शुरू हो जाती है कि वो वाली क्लास बेटर है। क्यों? क्योंकि उसका मीन बेटर है। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि हमने क्वेश्चन को ऐसे डील करा। पर कई बार जो इसका डेटा है वो हमें ऐसे नहीं दिया होता, इतना क्लियरली नहीं दिया होता। ऐसे नहीं दिया होता कि 36 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, हमें डेटा रेंज में गिवन होता है। तो उसका क्या करना है, वही अब मेन टास्क है। तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब डेटा हमें रेंज में गिवन होता है, उसका क्या करना है, हमने वही ऑब्जर्व करना है। तो अब उसका एक रिलेटेड एग्जाम्पल केवल सुनते हैं। तो बस इस एग्जाम्पल को बस नोटिस करो, पूरी तरह समझना कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, और बहुत सिंपल है। चलो अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बस पहले नोटिस करो। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब हमें समझ में आनी शुरू होगी। जो हमने पिछला क्वेश्चन करा उसमें हमें डायरेक्टली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, xi हमें गिवन था, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, हम fi × xi को फाइंड करके उसका सम निकाल सके। पर अब ये सोचो जो नए क्वेश्चन अब हम फेस करेंगे उसमें क्या होगा कि वो बजाय हमें xi देने के वो हमें डेटा नए तरीके से देंगे। तो इस बात को ऑब्जर्व करते हैं। पहले हमें गिवन है कि कोई सर्वे कंडक्ट हुआ ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हमने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस निकालने थे। इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले बहुत ध्यान से। हमने फाइंड करना था कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने होंगे। तो
हमें वो डेटा अब की बार ऐसे गिवन है, हम मीन किसका निकालने वाले हैं, प्लांट्स पर हाउस का। तो हमें प्लांट्स पर हाउस अब की बार बजाय एक्सआई गिवन होने के उन्होंने हमें रेंज दे दी, एक सिमेट्रिकल रेंज दे दी। देखो 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6 एंड सो ऑन, इतने इतने प्लांट्स पर हाउस हैं। और ऐसे हाउसेस कितने हैं, 0 से 2 प्लांट्स पर हाउस वाले 1 हाउस हैं, 2 से 4 वाले 2 हाउसेज हैं एंड सो ऑन। तो उन्होंने अब की बार बजाय हमें एक्सआई देने के उन्होंने हमें उसकी रेंज दे दी। देखो 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6 एंड सो ऑन। तो अब जो पहला हमने डिफरेंट काम करना है इन क्वेश्चंस में वो ये है कि हमने सबसे पहले एक्सआई निकालना है। एक्सआई मतलब हमने वहाँ पे डेटा को एक्चुअली लेना क्या है। तो वो कैसे निकालते हैं, सिंपली जो भी हमें रेंज गिवन हो, देखो रेंज ऐसे सिंपल सी सिमेट्रिकल रेंज गिवन होती है, तो हमने उस रेंज की मिड वैल्यू निकालनी होती है। लोअर वैल्यू ऑफ द रेंज, अपर वैल्यू ऑफ द रेंज की एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू। तो 0 से 2 के बीच का एग्जैक्ट नंबर क्या बनता, सिंपली 1। 2 से 4 के बीच का नंबर 3। तो हमें अब की बार डेटा गिवन है पर रेंज के फॉर्म में, तो हमने उस डेटा की सेंट्रल वैल्यू, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू ली, मिडिल वैल्यू। इसकी जो मिड वैल्यू बनी दैट इज़ 1, 2 से 4 की 3, ये हमारा एक्सआई रेडी होना शुरू हो गया। तो अगर हमें डेटा कभी रेंज के फॉर्म में गिवन हो तो मिड वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं, एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू निकालते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या करते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ द रेंज प्लस अपर वैल्यू ऑफ द रेंज अपॉन 2 कर लेते हैं। देखो 2 + 4 अपॉन 2 करते तो क्या आता, 3। 4 + 6 अपॉन 2 करते तो क्या आता, 5। एग्जैक्टली हमने ऐसे एक्सआई ऑब्टेन कर लिया। जैसे एक्सआई ऑब्टेन कर लिया, हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसी तो हमें पहले से गिवन है, एक्सआई हमारे पास है, एफआई हमारे पास है, तो उसके बाद हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया जो हम पहले से जानते हैं। वो क्या बन गया, एफआई इंटू एक्सआई का समीशन, 1 × 1, 2 × 3, 5 × 1 एंड सो ऑन। हमने एफआई इंटू एक्सआई करा, समीशन ऑफ एफआई हमारे पास पहले से था, सिंपली एफआई एक्सआई का समीशन अपॉन समीशन एफआई, वो सिंपली 162/20 दैट इज 8.1। तो हम बहुत ईजिली उसके बाद मीन तो ईजिली निकाल सके। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू नई बात क्या सुनी कि कभी अगर हमें डेटा, और अब ऑनवर्ड्स हमें डेटा हमेशा ऐसे गिवन होगा, अगर हमें डेटा बजाय डायरेक्टली एक वैल्यू के फॉर्म में गिवन होने के अगर एक रेंज के फॉर्म में गिवन हो, तो उस केस में उस डेटा से मीन को निकालने के लिए हमने एक्सआई कैसे बनाना है, दिस इज द न्यू पॉइंट। तो हमने इस पॉइंट को इस क्वेश्चन के थ्रू ऑब्जर्व करना शुरू करा। एक्सआई कैसे बनाना है, सिंपली डेटा की जो रेंज गिवन होगी उसकी मिड वैल्यू लेनी है। तो अब एग्जैक्टली इसी प्रोसेस पे बिल्कुल सेम तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का एंड टू एंड आंसर बनाना, आंसर बनाने के प्रोसेस में याद रखना कि कैलकुलेशंस भी सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो एक्सआई को बनाने के बाद एफआई इंटू एक्सआई बिल्कुल सही बनाना, मल्टीप्लिकेशन सही करना, बाद में एडिशन सही करना। तो ये बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रोसेस हैं पर उनको सही एग्जीक्यूट करो। तो बिल्कुल कंप्लीटली ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब ज़रा अपने आप सॉल्व करो। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था और ये हमसे ईजिली होना चाहिए था, बस कैलकुलेशन राइट करनी थी। अब की बार हमने निकालनी थी मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो अब हम कैसे फाइंड करते, अब हमें क्लैरिटी है कि डेली वेजेस हमें गिवन थी एक रेंज के फॉर्मेट में 100 से 120। तो अब हम रेडी थे, हमें क्लियर था कि इस क्वेश्चन में क्या होना है कि डेटा अब की बार हमें रेंज के फॉर्म में गिवन है। तो डेटा से मीन को निकालने के लिए पहले हमें एक्सआई चाहिए, ये हमारा पहला काम है। तो एक्सआई कैसे निकालते हैं, सिंपली हमने उसकी मिड वैल्यू ले ली। 100 से 120 की मिड वैल्यू 110, बिल्कुल 100 और 120 के बीच में क्या आया 110। कैसे निकाला, दिस प्लस दिस अपॉन 2 करके। अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कर दो, कोई ट्रबल नहीं। 120 और 140 की मिड वैल्यू 130 एंड सो ऑन। अब हमने एफआई नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन थे कि वो फ्रीक्वेंसी है, वो हमें गिवन थी 12, 14, 8 एंड सो ऑन है। तो अब हमने मीन निकालने के लिए क्या करना है, एफआई इंटू एक्सआई ये राइट करना था। 110 इंटू 12, 130 इंटू 14 एंड सो ऑन। हमने सारा एफआई इंटू एक्सआई सॉल्व करा, एफआई इंटू एक्सआई का समीशन करा, तो हमारा समीशन राइट आना चाहिए था। दिस वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी हमें पहले ही नोन थी, टोटल उसका सम दैट वॉज 50। तो हमारा मीन क्या बन गया, समेशन ऑफ एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफआई। तो सिंपली 7260/50 विच इज 145.20। तो जो मीन वेजेस थे दैट वाज ₹145.20।
तो देखो मीन के थ्रू हमारी एक बेसिक समझ बननी शुरू हो जाती है। तो अब इसके क्वेश्चंस का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सिंपल है। अकेला हमने अभी नया नाम क्या सुना कि डेटा कभी अगर हमें रेंज के फॉर्मेट में गिवन हो तो उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अब इसमें भी ना अब बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है। तो अब बुक में इसके बाद इस काम को लेके बहुत अलग तरह के फॉर्मूले गिवन हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उस कंफ्यूजन से परमानेंटली एक सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, बस अब केवल उसको देखना। तो अगर अगले अब थोड़े मिनट्स अगर हमने बहुत ध्यान से ये बात समझ ली तो हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन आज के बाद कभी भी नहीं फंसेगा, हम बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो प्रोसेस अब बहुत इंटरेस्टिंग है उसको बस अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब ये देखो, सोचो कोई क्लास है जिसमें कोई टेस्ट हुआ और टेस्ट में जो मार्क्स आए क्लास के, वो जो एवरेज जब उन मार्क्स का मीन मार्क्स निकाले गए, वो मान लो कि अगर 25 आए, बिल्कुल बेसिक हमने पहले की तरह मीन मार्क्स ऑब्टेन करे, वो मान लो आ गए 25। अब बिल्कुल ये कॉमन सेंस से सोचो कि अगर उस क्लास के हर स्टूडेंट के मार्क्स मान लो टीचर ने 5 मार्क्स हर स्टूडेंट के बढ़ा दिए। मान लो कोई स्टूडेंट है राकेश, उसके मार्क्स अभी 14 हैं तो मैम ने उसके मार्क्स 5 मार्क्स बढ़ा दिए, अब नए मार्क्स 19 हो गए। कोई और बच्चा है, मान लो श्रुति, उसके मार्क्स हैं 37, उसके भी 5 मार्क्स बढ़ा दिए तो उसके मार्क्स हो गए 42। हर बच्चे के मार्क्स हमने 5 बढ़ा दिए। तो जब हर बच्चे के मार्क्स हमने 5 बढ़ा दिए तो हमें समझ में आता है कि जो मीन होगा वो इन्हीं मार्क्स की तो सेंट्रल वैल्यू को मेजर कर रहा था, वो भी एक्चुअली 5 आगे हो जाएगा। तो अगर हमने क्लास में हर बच्चे के मार्क्स अगर 5 बढ़ा दिए, इफ मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 5, तो हमें दिखता है कि जो मीन है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5। तो यहाँ से अपने मन में एक नया नाम डालो, इसका क्या फ़ायदा होगा वो आगे देखेंगे। आज से एक नया नाम डालो अपने माइंड में कि जो मीन है उसको चेंज ऑफ ओरिजिन का फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम पूरे के पूरे डेटा को सेम वैल्यू से अगर आगे शिफ्ट कर देते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो मीन है वो भी हमें कॉमन सेंस से भी नज़र आता है कि जो मीन है वो उतना ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना और ये नाम आज के बाद अपने माइंड में रखना कि मीन को अगर पूरे डेटा को अगर हम उतना कुछ आगे अगर सेम वैल्यू से अगर आगे शिफ्ट कर दें तो मीन भी उतना आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पूरी की पूरी क्लास में हर बच्चे के मार्क्स मान लो अगर हम 3 कम कर देते तो अब जो नया मीन बनता है इस केस में वो क्या हो जाता 30। इस केस में नया मीन क्या हो जाता 5 आगे बढ़ गया तो वो क्या हो गया 30। अब ये सोचो कि बजाय 5 मार्क्स बढ़ाने के मान लो मैम ने हर बच्चे के मार्क्स 3 कम कर दिए होते तो क्या होता, जो मीन होता वो भी 3 कम हो जाता। तो उस केस में नया मीन क्या बन जाता 25 की बजाय 22। बिल्कुल अपने माइंड में इस पिक्चर को डालो, इसका क्या फ़ायदा होगा वो आगे देखेंगे। बस इस बात को आज के बाद हमने पक्का अपने माइंड से नहीं छोड़ना कभी भी। सिमिलरली अब सोचो कि मान लो अगर हर बच्चे के मार्क्स मैम ने अगर डबल कर दिए, हर बच्चे के मार्क्स मैम ने डबल कर दिए, तो अगर हर बच्चे के मार्क्स ही डबल कर दिए तो मान लो किसी स्टूडेंट के 14 मार्क्स हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, वो कितने हो गए 28। किसी बच्चे के 34 मार्क्स हैं उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गए 68। 34 का डबल 68। तो अब मीन क्या करेगा, मीन क्या कर रहा है सेंट्रल वैल्यू मेजर कर रहा है। तो जब हर बच्चे के मार्क्स ही डबल हो गए तो हमें समझ में आता है कि जो मीन है वो भी एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। तो मीन ऑल्सो मल्टीप्लाइज बाय 2। तो इस केस में मीन क्या बन जाता 25 इंटू 2 दैट इज 50। यहाँ से अपने माइंड में एक सेकेंड नाम लेके आओ, दैट इज जो मीन है उसको चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है। अगर हम लोग पूरे डेटा को खिसका देंगे तो मीन भी उतना शिफ्ट हो जाएगा। अगर पूरे डेटा को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब ऐसे सोचो कि हर बच्चे के मार्क्स को अगर मैम ने सिंपली अगर हाफ कर दिया होता, हर बच्चे के मार्क्स को सिंपली हाफ कर दिया होता, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे बोल दो कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो अगर हमने हर बच्चे के मार्क्स को अगर हाफ कर दिया तो मीन भी कॉरस्पॉन्डिंगली सिंपली हाफ हो जाएगा। तो पहले मीन कितना था 25, नया मीन क्या बन जाएगा 25/2 दैट इज 12.5। अब काम की बात क्या है कि जो अब बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले गिवन हैं, उन सारे फॉर्मूलों का जो बेसिस है वो एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग का क्या फ़ायदा होगा
उसको थ्रू अ क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। कुछ कॉपी नहीं करना, बस केवल इस पॉइंट को नोटिस करो, क्योंकि इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन हमने खुद करने हैं। बस इस नाम को बार बार अपने माइंड में रखना। ये मेन थ्योरी है इस चैप्टर की, कि मीन को डेटा को शिफ्ट करने से फ़र्क पड़ता है, मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन से फ़र्क पड़ता है, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसका क्या रोल है हमारे क्वेश्चंस के बीच में, हमने वो ऑब्जर्व करना है। तो चलो अब ये एग्जाम्पल केवल देखो। अब इस क्वेश्चन के थ्रू ये सारा मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना। सोचो हमें किसी ने ये डेटा दिया, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड, उनके हार्ट बीट्स हमें गिवन है, उसकी रेंज गिवन है और हमें डेटा गिवन है। हमसे पूछा क्या गया, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। तो अब जब हमें मीन निकालना है तो उसका प्रोसेस तो हम जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली यहाँ से पहले XI निकाल लेना चाहिए। XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मिड वैल्यू, 65 और 68 की मिड वैल्यू। तो हमें समझ में आया कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 65 + 68 अपॉन 2 करके एग्जैक्टली बीच में आ जाएंगे हम। तो इसकी मिडिल वैल्यू आ गई 66.5, ऐसे ही बाकी भी फ्रीक्वेंसीज ये रही हमें गिवन थी। पर अब ट्रबल क्या आई, अब बहुत ध्यान से समझना। हमें ये क्लैरिटी है कि अगर अब ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़े तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, FI × XI सॉल्व करना चाहिए, 2 × 66.5, 4 × 69.5 एंड सो ऑन। तो हम ये कर तो सकते हैं, पर हमें दिखा कि इस टॉपिक में अब जो ट्रबल आएगी, और याद रखना अब जो ट्रबल आएगी वो ट्रबल आएगी कैलकुलेशंस में। तो हमें दिखा कि इसकी कैलकुलेशंस हमारे लिए टायरिंग हो जाएंगी। 7 × 78.5 करना हम कर सकते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आगे वाले देखेंगे, इसके बाद वाले भी, तो हमें दिखेगा कि जो ट्रबल आती है वो इन कैलकुलेशंस में आती है। तो हमने याद करा कि हमने एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अपने आप बनाया है, वो ये कि अगर हम किसी डेटा की हर एक वैल्यू में अगर कुछ ऐड करवा दें या सब्ट्रैक्ट करा दें, तो उससे मीन भी उतना आगे या उतना पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो जो अब हम प्रोसेस करने लगे हैं उसका रीज़न है कि हमारी कैलकुलेशंस एक्चुअली ईजी हो जाएं। तो अब देखना कैसे। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं XI में से मैं क्या करूं कि मैं एक नया डेटा क्रिएट करूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर मैं क्या करूं कि मैं XI को, इस डेटा को लेने की बजाय एक नया डेटा क्रिएट करूं। मान लो अगर मैं क्या करूं कि XI की हर एक वैल्यू में से अगर मान लो मैं 1.5 अगर माइनस कर दूं, अगर मैं XI की हर एक वैल्यू में से 1.5 अगर मान लो माइनस कर दूं, तो 1.5 माइनस करके एक नया डेटा बन जाता। वो नया डेटा क्या बनता, 66.5 - 1.5 दैट इज 65। ऐसे इसमें से -1.5 वो आ गया 68 एंड सो ऑन। तो उस केस में उस नए डेटा का जो मीन आता वो कैसा आता, पुराने वाला मीन इसके मीन से 1.5 कम आता। तो हम क्या करते, नए डेटा का मीन निकाल लेते और उसमें बाद में 1.5 ऐड कर देते। देखो बहुत ध्यान से समझना, हमें ये क्लैरिटी है कि अगर इस डेटा XI में से अगर हम कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स नंबर, तो जो नया मीन होगा वो भी उतना सब्ट्रैक्ट होके आएगा। तो अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए क्या करते हैं कि XI वाले डेटा में से ना कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं इजी सी, मतलब एक सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हम लोगों ने एक सेंट्रल वैल्यू ले ली सिंपली A, विच इज इन दिस केस मान लो 75.5। हमने क्या करा कि एक नया डेटा बनाया DI। नया डेटा कैसे बनाया, XI की हर एक वैल्यू में से हमने 75.5 माइनस कर दिया। हम कोई भी नंबर माइनस कर सकते थे। अगर हमारा मन करता कि हम ये नंबर हर एक में से माइनस करें तो वो भी राइट होता। इस मिडिल वाले नंबर को लेने का बेनिफिट क्या होता है कि सारी टर्म्स बहुत सिंपल बन जाती हैं। हमने क्या करा कि एक नया डेटा बनाया DI, नया डेटा बनाया जो कि XI माइनस ये वाला नंबर हर एक में से माइनस हम करते गए। जब हमने ऐसा करा तो ये बन गया -9 -6 -30369। तो अब देखो XI वाले डेटा की मल्टीप्लिकेशन की जगह DI वाले डेटा की मल्टीप्लिकेशन FI के साथ बहुत सिंपल है। इतनी सिंपल है कि हम लोग डायरेक्टली इसको ओरली भी कर सके। 2 9s 18 विथ अ माइनस साइन, -24 -9 एंड सो ऑन। क्यों ना एक काम करें कि XI वाले डेटा की बजाय क्यों ना हम DI वाले डेटा का मीन निकाल लें। कैसे निकालें, सिंपली उसके बाद हमने समेशन FI DI करा अपॉन समेशन FI करा। तो अब ये सोचो कि DI हमने बनाया कैसे था। DI हमने बनाया था XI वाले डेटा की हर टर्म को 75.5 पीछे ले जाके। तो DI वाले डेटा का जो मीन आएगा, याद रखना ये बात, DI वाले डेटा का जो मीन आएगा उसका नाम मान लो मैं मीन ऑफ DI रख लूँ, वो कैसा आएगा, XI वाला जो मीन आया होगा उससे 75.5 कम आएगा।
क्यों कम आएगा? हमने हर एक वैल्यू को 75.5 पीछे कर दिया, तो DI वाले डेटा का मीन कैसा होगा? 75.5 कम होगा। तो अब इसका मीन तो हमने निकाल लिया, DI वाले डेटा का हमने मीन निकाल लिया। तो अगर उस मीन में हम ये 75.5 अगर ऐड कर दें तो हमें समझ में आता है कि हमें मीन ऑफ XI मिल जाएगा। तो अब इस पूरे प्रोसेस का रीज़न समझना, हमें समझ में आया कि अगर कभी हमें ऐसे डेटा अगर XI के फॉर्म में अगर दिया जाए और हमें लगे कि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम नया डेटा क्रिएट कर दें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने नया डेटा क्रिएट करा कैसे? इसमें से A हमने माइनस कर लिया। जो A है इसका नाम बुक्स में गिवन होगा एज्यूम मीन। याद रखना, जो मीन हमने एज्यूम करा, दिस इज द एज्यूम्ड मीन। तो अगर हमने कोई भी एक वैल्यू XI वाले डेटा की ली, बीच में हमने एक वैल्यू ले ली और हर एक में से उसको माइनस कर दिया, नया डेटा बन गया DI। अब ये DI हमने बनाया कैसे? XI वाले डेटा में से एक फिक्स नंबर माइनस करा के। तो अब DI वाले डेटा का जो मीन आएगा वो XI वाले डेटा के मीन के कंपैरिजन में A कम होगा। तो फिर वहाँ से XI वाले डेटा का मीन कैसे निकालें? सिंपली उसमें A ऐड करा दें। तो हमें ये क्लैरिटी है कि जो मीन ऑफ XI वाला डेटा है वो है मीन ऑफ DI वाला डेटा, जो कि ये रहा, प्लस वो A जो कि 75.5 था। तुम्हारा आंसर बन गया 75.5 प्लस 12 समेशन FI DI अपॉन 30। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 75.9। तो जो ये मेथड हमने सुना इसका नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द नेम ऑफ दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि हमें समझ में आए कि हमें इसको भी करने के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। DI वाले डेटा का मीन निकालोगे और बाद में उसमें A ऐड करा दोगे। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि DI वाले डेटा का जो मीन है उसको निकालना ईजी है, पर उसके बाद XI वाले डेटा के मीन तक कैसे पहुँचोगे? वो A उसमें वापस जोड़ दोगे। तो इस प्रोसेस को समझना। अब क्या करो कि एग्जैक्टली इसी बात को अप्लाई करो इन अ क्वेश्चन योरसेल्फ। इस प्रोसेस को कंप्लीटली नोटिस करो कि कैसे हैंडल करा। अब इसी बात को नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा अपने आप खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इसी पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था, हमें दिया गया था कि ये नंबर ऑफ डेज हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि सबसे पहले हम डेटा का XI निकाल लेते हैं। हमने XI बना लिया, हर एक की मिड वैल्यू ले ली, ये XI बना लिया। तो अब देखो ये क्वेश्चन करना हमें आता है, हमें क्लैरिटी है कि हम FI इंटू XI करेंगे तो हमारा जवाब बनना शुरू हो जाएगा। पर हमारा टास्क है कि हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल करें। उसके लिए हमने अपने लॉजिक का यूज़ करा। लॉजिक का यूज़ कैसे करा कि हमें क्लैरिटी है कि अगर XI वाले डेटा में से अगर हर एक डेटा को अगर आगे शिफ्ट करा दोगे तो मीन भी उतना आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर हर एक वैल्यू को पीछे ले जाओगे तो मीन भी उतना शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यों ना एक काम करें कि एक नया डेटा बनाए DI। XI को भूल जाएंगे, एक नया डेटा बनाया DI। कैसे बनाया? XI की हर एक वैल्यू में से एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब XI वाले डेटा को हम इतना पीछे ले गए, तो A पीछे ले गए। A इज़ द एज्यूम मीन। A क्या होगा हमने चूज़ करना है, कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। पर कंफर्टेबल क्या रहता है कि इस डेटा की मिडिल वैल्यू को ले लो, उससे ना ये डेटा जो नया बनता है वो सिंपल बन जाता है कंपेरेटिवली। तो हमने हर एक में से 17 माइनस करा, ये आ गया -14, -9, -5, 0, 7, 16 और 22। क्यों करा? क्योंकि इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन कंपेरेटिवली सिंपल हो जाएगी, हमेशा हो जाएगी, इसको यू विल नोटिस। अब DI वाला डेटा हमारे पास नया आ गया, XI वाले डेटा को भूल जाओ क्योंकि हमने उससे एक नया डेटा क्रिएट कर लिया। अगर अब हम क्या करें कि बिल्कुल एक नए सिरे से इस DI वाले डेटा का मीन निकाल लें, तो वो मीन कैसा आएगा? जितना XI का मीन आना चाहिए था उससे A कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने A पीछे कर लिया इसको, नए डेटा को। तो XI वाले डेटा का मीन कैसे निकालोगे? पहले DI वाले डेटा का मीन निकाल लो और बाद में उसमें ये A वापस ऐड करवा दो। तो देखो कंसेप्ट कितना सिंपल है, पर इस पूरे कंसेप्ट के पीछे जो लॉजिक है वो कैलकुलेशंस को आसान करने का है। तो अब हमें क्लैरिटी है कि DI वाले डेटा का मीन निकालने की हमें समझ थी। हमने FI इंटू DI करा, उसका समीशन कर लिया। समीशन FI हमारे पास पहले से था। तो XI वाले डेटा का मीन क्या बनेगा? सिंपली DI वाले डेटा का मीन प्लस जो हमने A उसमें से सब्ट्रैक्ट करा था। तो हमें हमेशा याद रखना कि जो x बार होगा दैट वुड बी A प्लस समेशन ऑफ FI इंटू DI होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो बाकी बच्चे यू वुड बी सरप्राइज कि वो इस फॉर्मूले को याद करते हैं,
तो हमें ये बिना याद करे भी क्लैरिटी है कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर कॉमन सेंस है। तो ऐसे सोचना है इसको। अब इसी पैटर्न पे अब एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन अपनी और बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, पर एक बात और समझ, इसी क्वेश्चन के साथ रिलेट करो। कई बार क्या होता है कि अब देखो ये पूरा पैटर्न हमारे माइंड में जाना चाहिए, हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 12.475 बनना चाहिए था। तो कई बार वो हमें जो डेटा देते हैं ना वो इस फॉर्मेट में होता है, इसको नोटिस करना। मान लो हमें किसी ने डेटा दे दिया 1 से 3, फिर दे दिया 4 से 6, फिर दे दिया 7 से 9, फिर दे दिया 10 से 12। मान लो अगर हमें डेटा ऐसे ऐसे गिवन है, देखो अब 1 से 3 डेटा गिवन है, 4 से 6 गिवन है, 7 से 9 गिवन है, 10 से 12 गिवन है। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि 3 से 4 के बीच का जो रीजन है वो उस डेटा में मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, देखो याद रखना, अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अब कई बार क्वेश्चन में जो वो हमें डेटा भी प्रोवाइड करेंगे उसकी रेंज जो होगी वो क्लोज एंडेड नहीं होगी, उसके बीच में गैप होगा। जैसे कि अब देखो इसके बीच में गैप है, यहाँ देखो गैप नहीं था, 20 से 28 है तो आगे 28 से 38 है। तो कभी अगर ऐसे का गैप हो तो उस डेटा में सबसे पहले इस गैप को फिल करते हैं। गैप को फिल कैसे करते हैं कि जो ये वाला डेटा है, जो अपर बाउंड्री है डेटा की, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जो लोअर बाउंड्री है उसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। तो अब 3 और 4 का मिडिल पॉइंट क्या आएगा, 3 और 4 का मिडिल पॉइंट आएगा 3.5। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप कितने का है, 1 का। तो हम आधा इसको आगे बढ़ा देंगे और आधा इसको पीछे कर देंगे। तो लोअर बाउंड्री को हम हाफ पीछे कर देंगे, अपर बाउंड्री को हम हाफ आगे बढ़ा देंगे फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। तो इस डेटा को हम सबसे पहले अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे, 0.5 से 3.5, 3.5 से 6.5, 6.5 से 9.5 और 9.5 से 12.5। देखो इसको नोटिस करना। अब ये हमारी सही रेंज बनी। अब इसके बाद xi निकालेंगे कैसे, इन दोनों का मिडिल वैल्यू, उसका सेंस एग्जैक्टली सेम है, वहाँ ट्रबल नहीं आएगी। पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कभी अगर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन में डेटा अगर ऐसे का दिया जाए किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले वहाँ पे डेटा को ठीक करके लिखोगे, हमेशा ध्यान में रखना ये बात। अब इसी बात को और इस पॉइंट को अप्लाई करता नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने आप एंड तक कंप्लीट करो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, एंड तक आंसर बनाना और बिल्कुल सही बनाना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन का सेंस भी एग्जैक्टली अब इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड था। हमने पहले ये डेटा देखा 50 से 52, 53 से 55। तो मैं दिखा कि इस डेटा के बीच में गैप है, पहले इस गैप को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, इसको थोड़ा पास लेके आएंगे, इसको थोड़ा पास लेके आएंगे, कहाँ पे, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो वो बीच इस केस में क्या बना, इसको हमने कम करा 49.5, इसको हमने बढ़ा दिया 52.5। ऐसे ही सारे डेटा को हमारी कॉपी में ये टेबल बना होना चाहिए। अगर नहीं बना होगा तो हमारे बिना बात के मार्क्स कटेंगे, इसको ध्यान में रखना। रेंज का डेटा हमारा क्लोज एंडेड होना चाहिए, मतलब जुड़े से जुड़ा। 52.5 पे ये खत्म, अगला 52.5 पे स्टार्ट। अब हमने क्या करना है, xi निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मिड वैल्यू वो सेम आएगी, इन दोनों की मिड वैल्यू के बराबर ही हमने xi वाला डेटा ऑब्टेन कर लिया। अब ट्रबल शुरू हुई। ट्रबल क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है, हम लोग 57 × 135 करते हैं, हमारा टाइम बर्बाद होता। तो हमने कहा कि एक नया डेटा क्रिएट कर लेते हैं। वी थॉट कि वाई नॉट टू क्रिएट अ न्यू डेटा विच हैज़ बीन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, बट कैलकुलेशन फॉर दैट डेटा शुड बी कंपेरेटिवली सिंपलर। इस बात का मतलब क्या बना कि सिंपली हमने xi वाले डेटा को की जगह एक नया डेटा क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट करा, हमने xi वाले डेटा में से एक मिडिल वाली वैल्यू पकड़ ली, मान लो 57, हर एक में से हमने 57 माइनस कर दी, ये नया डेटा बन गया। अब हम इसको भूल गए, अब ये हमारे काम की बात है। di वाले डेटा का देखो मीन निकालना कितना आसान है, क्यों, fi × di करना इतना सिंपल है कि हम ओरली कर सकते हैं, हमारा पेपर में टाइम सेव हो गया। तो अब di वाले डेटा का जो मीन आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा a कम, क्यों, क्योंकि हमने a पीछे ले गए xi को। तो हम di वाले डेटा का मीन निकाल लेंगे और बाद में उसमें सिंपली ये a ऐड करा देंगे। a कितना था, 57। तो 57 + 75/400 ये बनना चाहिए था हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो ये प्रोसेस इतना लॉजिकल है अगर हमें ये प्रॉपरली समझ में आ जाए तो टॉपिक एक्चुअली इतना सिंपल है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि बुक्स में इसके कितने सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हम थोड़े से क्वेश्चंस करके भी ये टॉपिक इन परफेक्शन एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हैं। कोई हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आए तो भी अगर ये सेंस हमारे माइंड में बन जाए
तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। तो बस कंप्लीटली इस बात को ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में जो अंडरस्टैंडिंग बनाई दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स में कई बार जिस फॉर्मेट में फॉर्मूले गिवन होते हैं तो बहुत सारे बच्चे, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कई बार बच्चों का ये कंसेप्ट इस टॉपिक में बना ही नहीं होता। तो अगर इसको ऐसे देखना शुरू कर दो तो हमें लगेगा ये टॉपिक कितना लॉजिकल है, बिना कुछ पढ़े भी, बिना इस पर बहुत मेहनत करे भी हम इसका कोई भी सवाल कर पाते हैं। तो बिल्कुल अगर इस टॉपिक में जैसे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं अगर ऐसे करें तो वी वुड बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन एनी बुक। तो बस ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। हमने नया क्या सीखा, मीन को चेंज ऑफ ऑरिजिन से फ़र्क पड़ता है। मतलब डेटा को शिफ्ट करोगे तो मीन भी शिफ्ट हो जाएगा, और मीन को चेंज ऑफ स्केल से भी फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि डेटा को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो मीन भी मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसी बात पे क्वेश्चन को और इजी तरीके से करने का रूट समझेंगे। तो चलो, जो आज वाली क्लास में करा बस एक बार इसको थॉरली रिवाइज करो।